तो आज के लेक्चर में हम व्युत्क्रमणीय फलनों से संबंधित कुछ थ्योरम्स देखेंगे। क्या करेंगे हम? व्युत्क्रमणीय फलनों से संबंधित कुछ थ्योरम्स देखेंगे भैया। हेडिंग डाल लो, व्युत्क्रमणीय फलनों से संबंधित प्रमेय। ठीक है, पहली प्रमेय देखो भाई। पहली प्रमेय क्या कहती है? पहली प्रमेय कहती है कि भैया किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का जो व्युत्क्रम होता है वो यूनिक होता है। आप कोई भी व्युत्क्रमणीय फलन ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी व्युत्क्रमणीय फलन ले लो, उसका जब आप व्युत्क्रम ज्ञात करोगे ना तो वो आपको हमेशा यूनिक मिलेगा। यूनिक का मतलब ये है कि एक फंक्शन का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन के 3-4 व्युत्क्रम है, ऐसा नहीं होता। एक फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है 2x + 4। इसका अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करते थे व्युत्क्रम? आप कहेंगे सर f(x) को y मानते थे, है ना। f(x) को क्या मानते थे? y मानते थे, और उसके बाद x को अकेला छोड़ते थे। ऐसे करते थे। ये जो आपका x है यही आपका व्युत्क्रम कहलाता था। मान लो इसको मैं gy नाम दे देता हूँ, है ना। तो ये अगर फंक्शन है तो इसका व्युत्क्रम ये आया। ठीक है, अब इस फंक्शन का इसके अलावा कोई और व्युत्क्रम आ सकता था क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, इस फंक्शन का सिर्फ यही व्युत्क्रम आता। तो यही थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी आप फंक्शन लोगे ना उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही व्युत्क्रम आएगा, है ना। जैसे ये फंक्शन में लिया था तो इसका सिर्फ यही व्युत्क्रम हो सकता था, इसके अलावा कोई और व्युत्क्रम नहीं हो सकता था, है ना। तो यही बात को अपने को प्रूव करना है कि कोई भी फंक्शन अगर हम लेंगे तो उसका व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, अद्वितीय होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन के 3-4 व्युत्क्रम है, एक फंक्शन के 2 व्युत्क्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे जी? बहुत आसान है, अभी बताते हैं आपको। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, हम कहते हैं माना f एक ऐसा फंक्शन है, f एक ऐसा फंक्शन है जो कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब अगर f व्युत्क्रमणीय है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होना चाहिए, है ना। इस बात को हमें प्रूफ करना है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं उल्टा मान के चलूंगा, गलत मान के चलूंगा। मैं क्या मान के चलूंगा कि इस फंक्शन के 2 व्युत्क्रम है, ये मान के चलूंगा। समझो, हमें प्रूफ करना है कि एक फंक्शन का एक ही व्युत्क्रम होता है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए हम गलत मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो फंक्शन है ना इसके 2 व्युत्क्रम है। ठीक है, लिख देंगे माना ये जो f फंक्शन है ना इसके 2 व्युत्क्रम मान लेता हूं मैं। इसके 2 व्युत्क्रम हैं। 2 व्युत्क्रम कौन कौन से हैं? एक तो मान लो g है जो कि b से a में डिफाइन होगा, और एक मान लो h है वो भी आपका b से a में ही डिफाइन होगा। ठीक है ना, हमने जानबूझ के ये गलत मानना है। जिस तरीके से कक्षा 10वीं में सवाल नहीं आता था कि यार √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो हम उसको कैसे सिद्ध करते थे? हम गलत मान के चलते थे। हम कहते थे √2 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद उसको सॉल्व करते जाते थे। वैसे हम यहाँ पे करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि इस फंक्शन का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होगा। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं गलत मान के चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस फंक्शन के 2 व्युत्क्रम है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, जब मैं आगे प्रूफ करूंगा ना, इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या पाऊंगा कि जी और एच अलग अलग नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये पाऊंगा। और जैसे मैं जी और एच को बराबर दिखा दूंगा ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक फंक्शन का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होता है ना। भाई यहाँ पे भी हमने यही तो किया कि एक फंक्शन के 2 व्युत्क्रम मान के चले, लेकिन जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये 2 अलग अलग हैं ही नहीं, ये दोनों असल मायने में सिर्फ एक ही हैं, ये दोनों असल मायने में बराबर हैं, सेम है, एक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक फंक्शन का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होता है ना। इस तरीके से अपन प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो हमारा मेन टारगेट अब क्या है?
बताएंगे? हमारा मेन टारगेट ये है कि कैसे ना कैसे करके जी और एच इनको बराबर दिखाया जाए, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, अब कैसे दिखाएंगे वो समझ लो। तो जी और एच इसको बराबर दिखाने के लिए काम करते हैं, ये दोनों के दोनों बी सेट से ए सेट में डिफाइन है ना, तो एक काम करते हैं, बी सेट का कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं। हम कहेंगे माना वाई एक एलिमेंट है जो कि बी सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ। माना वाई जो है वो बी समुच्चय का कोई एक अवयव है। ठीक है, अब वाई बी समुच्चय का कोई एक अवयव है और जी फंक्शन बी से ए में डिफाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जी फंक्शन में इस वाई की कोई ना कोई इमेज होगी, है ना। तो जैसे मान लो कि जी फंक्शन में वाई की जो इमेज है वो x1 है, ये मान लो, कुछ भी मान सकते थे, मैंने x1 मान लिया, है ना। इसी तरीके से ये जो वाई फंक्शन है ये बी समुच्चय का अवयव है और ये जो एच फंक्शन है ये बी से ए में डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एच फंक्शन में भी वाई की कोई ना कोई इमेज पाएगी, तो उसको भी मैं मान लेता हूँ, है ना। मान लिया, लिख देना यहाँ पे, मान लिया कि इस एच फंक्शन में, ये जो हमारा एच फंक्शन था, इस एच फंक्शन में वाई की जो इमेज है वो मैंने x2 मान ली। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 क्या है भैया, यहाँ पे सर जी x1 और x2 जो हैं ये इस ए सेट से बिलोंग करता है। याद समझ में आ गई? अब आगे देखो। ठीक है सर, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है कि जी और एच को बराबर दिखाना है कैसे ना कैसे करके। अब वो कैसे दिखाएंगे वो समझ लो आप। अब देखो, जी वाई जो है वो x1 के बराबर है, एच वाई जो है वो x2 के बराबर है। अब जी फंक्शन और एफ फंक्शन ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये हमने पहले से मान रखा है ना। तो अगर जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं और जी वाई अगर x1 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि एफ x1 वाई के बराबर होगा। कल के लेक्चर में ये बात सीखी थी हमने ये बात सीखी थी ना कि भाई अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो अगर जी फंक्शन में y की इमेज x1 है तो f फंक्शन में x1 की इमेज y पाएगी, है ना। कोई भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसका जो इनपुट होगा वो इसका आउटपुट होगा, ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। ये बात हमने सीखी थी ना, बस उसी को मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम इसमें भी हो जाएगा, है ना। भाई h फंक्शन में y की इमेज अगर x2 है तो जो f फंक्शन है जो कि h का इनवर्स है, जो f फंक्शन है उसमें x2 की इमेज जो है वो y पाएगी। ठीक है, अब रीजन लिख देना इसका। रीजन क्या कहोगे, रीजन कहोगे सर g और h जो है ये हमने इनवर्स फंक्शन माने हुए हैं, g और h जो है वो f के व्युत्क्रम है, ये हमने मानना हुआ है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ठीक है सर जी, वापस समझ लो एक बार। मुझे दिखाना है कि इस f फंक्शन का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होगा। अब इसको दिखाने के लिए मैंने गलत मान के चला, मैं मान के चला कि इस f फंक्शन के दो व्युत्क्रम हैं, एक तो g और एक h। अब मुझे अल्टीमेटली ये दिखाना है कि g और h बराबर हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस b सेट का एक एलिमेंट ले लिया y, है ना। अच्छा जी, अब बी सेट का अगर ये y एलिमेंट है तो इस g फंक्शन में इस y की कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, उसको मैंने x1 मान लिया। ऐसे ही y की इमेज h में भी बनेगी क्योंकि h भी b से a में डिफाइन है ना। तो इस y की जो इमेज है उसको मैंने, इस h फंक्शन में इस y की जो इमेज है उसको मैंने x2 मान लिया। ठीक है, अब g ऑफ y अगर x1 के बराबर है तो f ऑफ x1 y के बराबर हो जाएगा, इसी तरीके से f ऑफ x2 y के बराबर हो जाएगा। अभी तक हमने इतना कर लिया। ठीक है, मेरा अल्टीमेटली ये लक्ष्य है कि मुझे g और h को बराबर दिखाना है कैसे ना कैसे करके, है ना। अब मैं कैसे दिखाऊंगा वो समझो। यहाँ पे देखो, इस पे ध्यान लगाओ, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। इसको तो मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि f ऑफ x1 y के बराबर है और f ऑफ x2 भी y के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूँ भैया, बताइए। आप कहेंगे सर समीकरण 1 व 2 से
हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के। ये बात मैं कह सकता हूँ। अब एफ जो फंक्शन था वो हमारा व्युत्क्रमणीय था। व्युत्क्रमणीय फंक्शन किसको बोलते हैं? आप कहेंगे सर व्युत्क्रमणीय फलन वो होता है जो अकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ फंक्शन है ये हमारा अकैकी भी है, आच्छादक भी है ना। अब अगर एफ फंक्शन अकैकी है तो अकैकी फंक्शन की अकैकी फलन की खास बात क्या होती थी कि एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर होता था। कब? जब हमारा एफ जो फंक्शन है वो अकैकी हो तब, है ना। अगर कोई फंक्शन अकैकी है तो हम क्या कहते थे कि एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा ही होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लगी है भाई। एफ जो है वो अकैकी फंक्शन था, है ना, और हमें दे रखा था कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक्स वन भी एक्स टू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो हमारा अकैकी था इसलिए। ठीक है। अब देखिए एक्स वन जो था वो जी वाई के बराबर था, एक्स टू जो था वो एच वाई के बराबर था। तो इस एक्स वन की जगह मैं जी वाई लिख दूं, थोड़ा सा नीचे चल रहा हूँ, इस एक्स वन की जगह मैं लिख दिया जी वाई, और इस एक्स टू की जगह मैं एच वाई लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, क्या दिक्कत है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एच वाई, क्योंकि ये बराबर थे ना इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, ये अभी तक हमने किया। ठीक है, तो हमने अल्टीमेटली क्या दिखा दिया? हमने अल्टीमेटली ये दिखा दिया कि अगर बी समुच्चय में कोई एक एलिमेंट वाई है तो उसके लिए जी वाई और एच वाई बराबर होंगे। उसके लिए जी वाई और एच वाई क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसी तरीके से बी समुच्चय में कोई और एलिमेंट होता, है ना, कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए भी जी मान लो कि कोई एलिमेंट जेड मान लो, तो उसके लिए भी जी जेड और एच जेड बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बी समुच्चय में आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आपको जी फंक्शन में और एच फंक्शन में जो उसकी इमेज है ना वो हमेशा बराबर मिलेगी, है ना। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो जी फंक्शन और एच फंक्शन है ना ये अलग अलग है ही नहीं, ये बराबर ही हैं। समझ रहे हो? आप कोई एलिमेंट ले लो, मान लो कि y की जगह आपने a ले लिया तो जी ए और एच ए भी बराबर हो जाएगा, b ले लिया जी बी और एच बी भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट जी फंक्शन का और एच फंक्शन का हर एक एलिमेंट बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, है ना, जी फंक्शन में और एच फंक्शन में हर एक एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो हमेशा वो हमें क्या आ रही है? बराबर आ रही है। आप कुछ भी डालिए आपको उसकी इमेज हमें बराबर मिल रही है, जी फंक्शन में भी और एच फंक्शन में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या कह देंगे? अतः फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। यहाँ पे तो हमने y जो है वो कोई एक एलिमेंट मानना था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर हम इस b के हर एक एलिमेंट को y मान ले, है ना, इस b का हर एक एलिमेंट अगर हम y मान ले, अभी तो सिर्फ हमने एक माना था, तो यहाँ पर हमने ये बात लिख दी कि अगर हम b समुच्चय का हर एक एलिमेंट को y मान ले तो उसके लिए हम क्या पाएंगे? के लिए हम क्या पाएंगे? हमें पाएंगे कि जी वाई और एच वाई बराबर है ना। भाई जी वाई और एच वाई यहाँ पे भी बराबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या था कि वाई जो था वो हमने सिर्फ एक एलिमेंट मानना हुआ था, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर हम मैं बी समुच्चय के हर एक एलिमेंट को वाई मान लूँ, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, बी समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए जी वाई और एच वाई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। अतः हमने अल्टीमेटली क्या दिखा दिया कि जी और एच क्या है? बराबर है। ये दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये दोनों फंक्शन अल्टीमेटली क्या है? बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भैया किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का जो व्युत्क्रम होता है वो अद्वितीय होता है। किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। यही हमें दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। वापस समझ लो, ये एक फंक्शन है, हमें दिखाना था कि इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही व्युत्क्रम होगा। इसको दिखाने के लिए हमने इसका उल्टा मान के चला, हमने कहा कि यार इस फंक्शन के दो व्युत्क्रम है। अब दो व्युत्क्रम है तो हमने क्या किया? इस बी सेट का एक एलिमेंट ले लिया y, है ना। अब y अगर हमने एक एलिमेंट लिया है तो इस y की g में कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, उसको मैंने x1 मान लिया। इसी तरीके से इस y की h में भी कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, उसको मैंने x2 मान लिया। ठीक है। अब g और f अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, g और f हमने एक दूसरे के इनवर्स माने ना, तो अगर g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं तो gy अगर x1 के बराबर है तो f ऑफ x1 y के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों को मैंने बराबर लिख दिया, इन दोनों को बराबर लिखा तो हमें पता है कि यार f जो है वो अकैकी था तो x1 और x2 बराबर होगा।
अब x1 जो था वो इसके बराबर था, x2 जो था वो इसके बराबर था, तो gy और hy बराबर हो गए। gy और अगर hy बराबर हैं तो इसका मतलब g और h बराबर है, और यही हमें दिखाना था। हमारा मेन लक्ष्य तो यही था ना कि हमें g और h को बराबर दिखाना है अल्टीमेटली, वो दिखा दिया और वही हमें दिखाना था, उसी के हमें नंबर मिलने थे, बस काम खत्म। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। समझ में आ गई? एक दो बार आप थोड़ा सा और देख लीजिए या फिर खुद ब खुद ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगली थ्योरम। मैं नंबर दूसरी देखिए भैया, ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का व्युत्क्रम भी व्युत्क्रमणीय होता है। आप कोई भी दुनिया का व्युत्क्रमणीय फलन उठा लो, कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी आप व्युत्क्रमणीय फलन उठा लो, उसका जब आप व्युत्क्रम ज्ञात करोगे ना, तो वो जो व्युत्क्रम है वो भी व्युत्क्रमणीय होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से 2x + 4, इसका जब मैं व्युत्क्रम ज्ञात करूंगा तो इसका व्युत्क्रम आएगा हमारे पास y - 4/2। आप चाहे करके देख लीजिए, है ना। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि ये जो फंक्शन है ना, जो स्टार्टिंग में आपको मिला हुआ है, अगर ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, अगर ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब कि अगर ये फंक्शन अकैकी और आच्छादक है ना, अगर ये फंक्शन अकैकी और आच्छादक है, तो ये फंक्शन भी, इसका जो व्युत्क्रम आपने ज्ञात किया, ये फंक्शन भी अकैकी और आच्छादक होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है भैया, समझे। आप कोई भी व्युत्क्रमणीय फलन उठा लो, उसका जो व्युत्क्रम होता है वो भी व्युत्क्रमणीय होता है, वो भी अकैकी और आच्छादक होता है, इस बात को प्रूफ करो। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो समझ लो। थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं ना, तो हम जनरल वे में प्रूफ करते हैं, कभी भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं करते। तो कभी आप ऐसे मत समझना कि एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे, एग्जाम्पल लेके नहीं, जनरल वे में प्रूफ किया जाता है उसको। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम मान लेंगे, माना f एक हमारा फंक्शन है जो कि a से b में व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का इन्वर्स है g, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उसमें फंक्शन था, फिर उसका हमने व्युत्क्रम निकाला था। हमें ये दिखाना था कि जो व्युत्क्रम हमने निकाला है ये हमारा अकैकी और आच्छादक है, ये हमें दिखाना था। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये हमने फंक्शन मान लिया, ये इसका व्युत्क्रम है, हमें दिखाना है कि ये जो व्युत्क्रम आया है ना, ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है अकैकी और आच्छादक है, ये दिखाना है अपने को। ठीक है, तो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अकैकी दिखाऊंगा, जी अकैकी है, ये दिखाऊंगा भैया। अब कैसे दिखाऊंगा वो समझ लो। अकैकी फलन दिखाने के लिए हम क्या करते थे? आप कहेंगे सर अकैकी फलन दिखाने के लिए हम f(a) बराबर f(b) लेके चलते थे, याद है आपको? कभी भी हमें अगर अकैकी फलन दिखाना होता तो हम ये लेके चलते थे और हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते थे, यही करते थे। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, हमें ये दिखाना है कि भैया जो जो जी फंक्शन है ये अकैकी है, तो हम क्या लेके चलेंगे? हम जी ऑफ ए ले लो या फिर कुछ और नंबर ले लो, x1 ले लो लेट्स से, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे x1 x2 क्या है भैया? x1 x2 जो है वो एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है? प्रांत के। प्रांत के हमारा b, है ना। हमें इस g को अकैकी भी दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम अकैकी दिखा रहे हैं। अकैकी दिखाने के लिए हम ऐसे ही लिखते थे, स्टार्टिंग में यही मान के चलते थे। इसको सोल्व करते करते हम x1 बराबर x2 तक पहुंचना चाहते हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे वो समझ लो बस आप। ठीक है, अब g ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x2 के। g ऑफ x1 का मतलब ये है कि x1 की इमेज और x2 की इमेज जो है वो बराबर है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि x1 और x2 भी बराबर होगा, हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है, यहां से चल के यहां तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचेंगे वो समझ लो आप। ठीक है, और बहुत ही आसान है। देखो, हम मान लेंगे कि जी फंक्शन में जो x1 की इमेज है ना, वो मान लो कि आप y1 है, कुछ भी मान सकते थे, मैंने y1 मान ली।
ऐसे ही x2 की जो इमेज है वो y2 है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। x1 की इमेज y1 है और x2 की इमेज y2 है, ये हमने मान लिया। y1 और y2 क्या है बेसिकली, आप कहेंगे सर y1 और y2 जो हैं वो एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है सर, ए के एलिमेंट पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। बी सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है, ए सेट में बनती है। तो x1 की और x2 की जो इमेज बनी है y1 y2, ये कहाँ पे मिलेगी अपने को, ये किसके एलिमेंट मिलेंगे, ए के ही मिलेंगे भैया, ठीक है। अच्छा जी, अब y1 और y2 अगर बराबर हैं, मैं काम करता हूं इनका, इन दोनों नंबरों पर मैं f फंक्शन लगा देता हूं, तो ये भी बराबर पाएंगे। क्योंकि सर ये क्या कर दिया, समझो y1 और y2 बराबर है ना। अगर कोई दो संख्याएं बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों संख्याओं की जो इमेज बन रही होगी वो भी बराबर पाएगी, है ना। अगर a और b बराबर हैं तो a और b की जो इमेज बन रही होगी किसी भी फंक्शन में वो भी बराबर पाएगी ही पाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। इसका उल्टा हमेशा सही नहीं होता बेटा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर दो एलिमेंट की इमेज है तो ये जरूरी नहीं होता कि ए और बी बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता है, हमेशा जरूरी नहीं होता, ये कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमेशा सत्य होता है भैया, अगर कोई दो एलिमेंट बराबर हैं तो उनकी इमेज बराबर होनी ही होनी होती है हमेशा 100%, क्योंकि y1 और y2 जो है वो ए सेट से बिलोंग करते हैं, है ना। और f फंक्शन जो है वो a से b में है, इसलिए मैंने यहाँ पे f ऑफ y1 और f ऑफ y2 लिखा, समझ रहे हो ये चीज, क्लियर, ठीक है जी। ये वाली बात समझ में आ गई, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है ना तो उनकी इमेज बराबर होगी ही होगी 100%। लेकिन अगर कोई किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एलिमेंट भी हमेशा बराबर हो, है ना। भाई कोई दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है मान लो, ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट की ये इमेज है ना। तो दो एलिमेंट की अगर एक इमेज है, दो एलिमेंट की अगर इमेज बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट भी बराबर हो, ठीक है ना। आपने बहुएकी फलन के बारे में सुना होगा, तो बहुएकी फलन में क्या होता था, दो एलिमेंट की एक इमेज होती थी, लेकिन ये जरूरी नहीं होता था कि ये दोनों एलिमेंट बराबर हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है तो उनकी इमेज बराबर होती ही होती है, लेकिन अगर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट बराबर होंगे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। एकाकी होगा तब हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा तो तब ये नहीं होगा, ठीक है। याद है, समझ में आ गया। चलो भैया, अब तो हमारा काम आसान हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे रफ में काम करूंगा। यहाँ पे देखो g ऑफ x1 और g ऑफ x2 बराबर हमने माने चले थे, फिर हमने मान के चला था कि g ऑफ x1 जो है वो y1 के बराबर आया है, g ऑफ x2 जो है वो y2 के बराबर आया है। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या माना था, g ऑफ x1 जो है वह ये y1 के बराबर आया है, ये हमने माना था। g ऑफ x2 जो है ये हमारा y2 के बराबर आया। भाई x1 की g में इमेज जो है वो y1 है, x2 की g में जो इमेज है वो y2 है, ये हमने मान के चला था। अब देखिए g और f जो था वो एक दूसरे के व्युत्क्रम थे। अगर व्युत्क्रम है तो हमें पता है कि अगर g और f एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो हमें यह मालूम है कि g फंक्शन में अगर x1 की इमेज y1 है तो f फंक्शन में y1 की इमेज x1 पाएगी ही पाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसी तरीके से g फंक्शन में अगर x2 की इमेज y2 है तो f फंक्शन में y2 की इमेज x2 पानी ही पानी है। क्यों? क्योंकि g और f एक दूसरे के व्युत्क्रम है भैया, है ना। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। f ऑफ y1 बराबर हो गया f ऑफ y2 के, यहां तक बात समझ में आ गई। अब f ऑफ y1 जो है वो किसके बराबर है, x1 के बराबर है। f ऑफ y1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x1 लिख सकता हूँ। f ऑफ y2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इसका रीजन लिख दो बस। ये जो यहाँ पे रामायण का, ये जो हमने रामायण लिखी है इसको उठा करके लिख दो बस। ये लो भैया, इसको यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बस हो गया भैया। आपको समझ में आना चाहिए ना कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा ये चीज, वापिस समझ लो। हमें ये दिखाना था कि ये जो जी फंक्शन है क्या की है, तो इसके लिए हमने क्या किया, जी ऑफ x1 बराबर मान लिया जी ऑफ x2 के, इनकी इमेज मान ली y1 y2। अगर y1 और y2 बराबर हैं तो ऑब्वियसली बात है f ऑफ y1 और f ऑफ y2 भी बराबर होंगे, इसका कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर f ऑफ y1 और f ऑफ y2 बराबर हैं तो हमने यहां से देख करके हमने क्या पता किया, हमने पता किया कि यार x1 और x2 भी बराबर होंगे। हम यहां से चले थे, यहां पे पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी क्या की है। इस बात को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि जी जो है वो क्या की है। समझ में आया। चलो भैया, जी हमने क्या की तो दिखा दिया, ये कहानी तो खत्म।
अब हमें दिखाना है कि जी जो है वो हमारा आच्छादक भी है, ये हमें दिखाना है। अब ये कैसे दिखाएं भैया, अभी बताते हैं। आच्छादक आच्छादक फलन किसको बोलते थे, ये बताओ पहले तो मुझको। आच्छादक फलन आप किसको बोलते थे भैया, किसी फलन को आप आच्छादक कब बोलते थे? आप कहते थे सर कि इसका जो दूसरा सेट है ना, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसी को अपन आच्छादक बोलते थे। तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, मुझे दिखाना है कि जी जो है वो आच्छादक है, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर कोई भी एक ऐसा, ए सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो हम कह देंगे माना, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखना। हम कहेंगे माना, माना इस ए सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट मान लो, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, मान लो एक्स मान लिया, है ना। एक्स जो है ये बिलोंग करता है ए सेट से, आप कुछ भी मान सकते हो, जेड मान लेते हैं लोग। माना जेड जो है ये बिलोंग करता है इस ए सेट से, ठीक है। जेड कोई एक एलिमेंट है ना, इस बात को अपने पूरी अच्छी तरह से लिख देते हैं। माना जेड ए समुच्चय का कोई एक अवयव है, ठीक है। ठीक है सर जी। अब जेड ए समुच्चय का कोई एक अवयव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, जेड बिलोंग करता है ए सेट से, लिख सकता हूं। ठीक है सर। अब जेड अगर ए सेट से बिलोंग करता है, तो मुझे ये दिखाना है, मुझे कैसे ना कैसे करके ये दिखाना है कि इस जेड की इस बी सेट के अंदर एक प्री इमेज बन रही है, ये हमें दिखाना है कैसे ना कैसे करके। अब वो कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसका। हमें क्या देखा कि ये जो एफ फंक्शन है व्युत्क्रमणीय है, ये हमें दिया हुआ है ए से बी में, ठीक है। अब जेड जो है वो ए में बिलोंग करता है, अब ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ऑब्वियसली बात है जेड जो है वो इसके अंदर भी बिलोंग करेगा, है ना। अब एफ जो है वो हमें क्या दे रखा है, व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा है। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, जो अकैकी भी हो आच्छादक भी हो। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूं। अगर अब ये जो जेड है ये ए से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जेड है इसकी इस एफ फंक्शन में कोई ना कोई इमेज पाएगी ही पाएगी 100%। तो लिख देते हैं एफ ऑफ जेड, इस जेड, इस ये जो जेड एलिमेंट है इसके इस एफ फंक्शन में कोई ना कोई एक इमेज पानी ही पानी है। वापस समझो, हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो जी फंक्शन है आच्छादक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस ए सेट का कोई एक एलिमेंट ले लिया जेड। हमें ये दिखाना है कि इस जेड की इस जेड की प्री इमेज इस बी सेट में पाएगी ही पाएगी, ये हमें दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने क्या लिया है, हमने जेड बिलोंग्स टू ए लिया है ना, तो ए तो यहाँ पे भी है, तो जेड जो है वो इस ए सेट में बिलोंग करता होगा। अब एफ जो है वो व्युत्क्रमणीय हमें दे रखा है ना, एफ जो है वो व्युत्क्रमणीय हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ए सेट के अंदर जो जेड है, इस ए सेट के अंदर जो जेड है उसकी कोई ना कोई एक इमेज पाएगी ही पाएगी बी में। तो इसी बात को अपन लिख रहे हैं बस, है ना। जेड अगर ए के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड की एफ फंक्शन के अंदर कोई ना कोई एक इमेज होगी ही होगी, कोई ना कोई एक इमेज होगी ही होगी। उस इमेज को आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, डब्ल्यू मान लो, टी मान लो, कुछ भी मान लो। मान लो मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना रीजन, जहां पे वाई क्या है, वाई जो है बिलोंग करता है बी से। अब आपने ये क्यों, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये इसका भी रीजन लिख दो। क्योंकि एफ जो था वो ए से बी में फलन था ना, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अगर कोई फंक्शन ए से बी में फलन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसकी इमेज हमें मिलनी ही मिलनी है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। यहाँ पे जेड जो था वो ए सेट के अंदर जेड जो था वो ए सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट था, तो इसका मतलब ये है कि इस जेड की हमें एफ फंक्शन के अंदर इमेज मिलेगी ही मिलेगी। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हमें कैसे ना कैसे करके ये दिखाना है कि जो जेड है ना, जो जेड है उसकी प्री इमेज बी के अंदर आएगी आएगी, ये हमें दिखाना है, हमारा मेन टारगेट ये है अच्छा दिखाने के लिए, है ना। अब इसको कैसे पूरा करूंगा वो समझो। देखो एफ ऑफ जेड अगर वाई के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ वाई बराबर होगा जेड के, ये लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि एफ और जेड क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। एफ और जेड व्युत्क्रम है ना, या फिर आप लिख दो जी एफ का व्युत्क्रम है।
ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है जी। अब ध्यान से समझो। हमने माना था कि जेड जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, जेड बिलोंग करता है ए सेट से, और हम लास्ट में कहाँ तक पहुंच गए? हम यहाँ तक पहुंच गए कि जो जेड है ना, जेड है जो है उसकी प्री इमेज वाई है ना। हम चले थे यहाँ से कि भैया जेड जो है वो इस ए सेट का कोई एलिमेंट है। जब हम इसको सोल्व करते गए तो हम लास्ट में कहाँ तक पहुंच गए? हम लास्ट में यहाँ तक पहुंच गए कि जो जेड है ना उसकी जी में जो प्री इमेज है वो वाई है। जेड की जो ए सेट का एलिमेंट था जेड, उसकी इस जी फंक्शन में जो प्री इमेज बन रही है वो हमने पता कर ली। इसकी प्री इमेज क्या बन रही है? वाई बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस ए सेट के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट जेड है तो उसकी प्री इमेज है, 100% है। ए सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट आप जेड ले लेंगे ना तो उसकी बी सेट के अंदर प्री इमेज बनेगी ही बनेगी, 100% बनेगी ही बनेगी। ये बात हमने दिखा दी। ये तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए प्रूफ किया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए सेट के अंदर जितने भी जेड हैं, है ना, ऑल जेड का मतलब ये हो गया कि ए सेट है क्या? हाँ, ए सेट के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना उन सबको मैंने जेड मान लिया लेट्स से। तो इसी तरह ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी प्री इमेज इस बी सेट में आएगी ही आएगी। जैसे यहाँ पे हुआ, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, ए सेट के अंदर जो जेड एलिमेंट था उसकी प्री इमेज हमें जी फंक्शन में मिल गई, उसकी प्री इमेज हमें जी फंक्शन में मिल गई। ठीक इसी तरीके से ए सेट के अंदर आप कोई और एलिमेंट ले लोगे ना, जितने भी एलिमेंट ले लोगे उसकी प्री इमेज इस बी सेट में पानी ही पानी है ना। तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ए लिखते हैं ना इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया कि भैया ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनकी बी सेट में इमेज है, एग्जिस्ट करती है ना। समझ में आ गई? देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर, इस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी एक प्री इमेज है, किसमें? इस बी सेट में। उसी बात को हमने यहां लिख दिया। सच दैट, इंग्लिश में लिख दो सच दैट। हिंदी में भी लिख सकते हैं लेकिन हिंदी में है ना बहुत लंबा पड़ जाता है, इंग्लिश में लिख दिया करो सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनकी प्री इमेज वाई के अंदर है, और कुछ इस तरीके से हैं कि भैया जी ऑफ वाई अगर हम देखेंगे तो वो जेड आएगा। हर एक जेड की प्री इमेज है और उस प्री इमेज को हमने क्या नाम दे दिया? वाई नाम दे दिया। बस सीधी सी बात ये समझ में आ गई? तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ए सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हम जब हमने प्रूफ कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये जो जी फंक्शन है ये हमारा आच्छादक है। समझे भैया? आई बात समझ में? दिमाग में कुछ घुसा? ये चीज तो हमने दिखा दिया कि जी अकैकी भी है, जी आच्छादक भी है। अगर कोई फंक्शन अकैकी भी हो और आच्छादक भी हो तो हम उसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ थोड़ा छोटा दिखेगा, नीचे लिख रहा हूं बेटा, यहाँ जी अकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी जो है हमारा वो व्युत्क्रमणीय है। हो गया? मजेदार थी थ्योरम? समझ में आया कि कैसे करते हैं? तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कर लिया, है ना। अगली थ्योरम देखते हैं। प्रमेय देखो भैया, प्रमेय नंबर 3। ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि यदि f एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है, और ये जो फंक्शन है ये व्युत्क्रमणीय है, और g एक फंक्शन है जो कि b से a में डिफाइन है, और ये जो g फंक्शन है ये इस f का व्युत्क्रम है। ये अपने को गिवन है बेटा। तो हमें ये दिखाना है कि जो फोग फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और जो गोफ फंक्शन होगा ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये हमें दिखाना है। ठीक है? अब कहेंगे सर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन। क्या बोलते हैं? तत्समक फलन।
आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर आप जो चीज डालोगे ना, ये वही चीज उल्टा कर देगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के लिए आप इस फंक्शन को देखिए। ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप x की जो भी वैल्यू डालेंगे ये वही आपको उल्टा दे देगा, उल्टा करके दे देगा, मतलब वही लौटा देगा आपको। मान लो x की जगह आपने 1 डाला तो इसने आपको 1 लौटा दिया। x की जगह 2 डालोगे तो ये आपको 2 लौटा देगा। 3 डालोगे तो 3 लौटा देगा। तो ये जो फंक्शन है ना, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके अंदर आप जो डालोगे ये वही लौटा देगा भैया। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें इस चीज को प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फोग फंक्शन है भैया, ये जो हमारा फोग फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसका मतलब कि फोग के अंदर आप जो डालोगे ना ये वही आपको लौटा देगा। अब फोग के अंदर आप क्या क्या चीज डाल सकते हो वो हमें देखना है ना, क्योंकि फोग के अंदर ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, नहीं। फोग के अंदर आप क्या चीज डाल सकते हो बताओगे? आप कहेंगे सर फोग को अपन लिख सकते हैं एफ, और ऐसे लिखते थे अपन, है ना। तो फोग के अंदर हम सिर्फ वही चीजें डाल सकते हैं जो इस जी के अंदर डाली जा सकती हैं, समझ रहे हो। फोग फंक्शन के अंदर आप सिर्फ वही चीजें डाल सकते हो जो इस जी फंक्शन के अंदर डाली जा सकती हैं। अब जी फंक्शन के अंदर क्या क्या डाला जा सकता है? आप कहेंगे सर जी फंक्शन के अंदर आप बी सेट से कोई भी एलिमेंट उठा के डाल सकते हो, क्योंकि जी फंक्शन बी से ए में डिफाइन है। इसका मतलब जी फंक्शन में आप बी सेट का कोई भी एलिमेंट उठा करके डाल सकते हो। तभी यहाँ पे आई के नीचे छोटा सा बी लिखा है, ठीक है ना। ये जो आई लिखा था, आई का मतलब था आइडेंटिटी फंक्शन। आई के नीचे छोटा सा बी पता है क्यों लिखा है? आई के नीचे छोटा सा बी इसलिए लिखा है कि आप इस फोग फंक्शन के अंदर बी सेट का कोई भी एलिमेंट उठा के डाल सकते हो, ये इसका मतलब है। ठीक है। तो बी सेट का मान लो कि हमने एक्स एलिमेंट डाल दिया, बी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है मान लो एक्स, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि फोक के अंदर मैं अगर एक्स डालूंगा तो ये मुझे एक्स ही रिटर्न करेगा, ये मुझे दिखाना है। ठीक इसी तरीके से गोफ के अंदर मैं गोफ के अंदर मैं जो भी डालूंगा, मान लो मैंने वाई डाल दिया, है ना। गोफ फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ वही चीजें डाल सकता हूं जो इस एफ फंक्शन के अंदर डाली जा सकती है। एफ फंक्शन के अंदर मैं ए सेट का कोई भी एलिमेंट उठा के डाल सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पे छोटा सा ए लिखा हुआ है। ठीक है ना। मान लो कि गोफ फंक्शन के अंदर मैंने वाई डाल दिया तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? वाई रिटर्न करेगा। इस चीज को मुझे प्रूफ करना है। वापस समझ लो, मुझे गिवन क्या है, मुझे ये दे रखा है कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, जी एक फंक्शन है बी से ए में, है ना। एफ और जी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है। मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि जो फोग फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि जो फोग एक्स की वैल्यू है ये एक्स के बराबर आएगी। ठीक है। और मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि जो गोफ फंक्शन है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि जो गोफ है ना, जो गोफ फंक्शन है उसके अंदर मैं जो चीज डालूंगा वही रिटर्न करेगा। ये दो बातें अपने को प्रूफ करनी है बेटा, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लो आप। इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लीजिए। इसको मैंने मिटाना नहीं था भैया, क्योंकि इसको मेरे को फिर बार बार को दिखाना पड़ेगा ना, इसको मिटाता नहीं हूँ वापस आधा। ठीक है। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे दिमाग में रहे। मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, चलो करते हैं प्रूफ इसको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। कैसे प्रूफ करेंगे? ये चीज़ प्रूफ करनी है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फोग एक्स की वैल्यू निकालनी है, गोफ वाई की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ कि फोग के अंदर फोग के अंदर जो हमने एक्स डाला है ये एक्स किस सेट का एलिमेंट है? आप कहेंगे सर ये जो एक्स है ये आपका बी सेट का एलिमेंट है। तो इस चीज को लिख लो, माना एक्स जो है वो बी समुच्चय का कोई अवयव है। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर एक्स बी समुच्चय का कोई अवयव है तो ऑब्वियस सी बात है ये जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन में इस एक्स की इमेज कोई ना कोई बनेगी, है ना। तो मान लेता हूं कि इस जी फंक्शन में एक्स की जो इमेज है वो वाई बन गई, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे वाई क्या बेटा, वाई जो है वो इस ए सेट से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। वापस समझ लो, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि एक्स कोई एलिमेंट है बी सेट का। ठीक है। अगर एक्स बी सेट का कोई एलिमेंट है तो जी फंक्शन में इस एक्स की कोई ना कोई इमेज बनेगी, उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है। बस इतना ही करना था, आगे अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जी ऑफ एक्स अगर वाई के बराबर है तो एफ ऑफ वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि g जो है वो f का व्युत्क्रम है, इसलिए। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है फोग एक्स की और गोफ वाई की, निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं फोग एक्स की वैल्यू निकालता हूं। फोग एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे सर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख दिया भाई। अब देखो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है, तो जी ऑफ एक्स की जगह मैं वाई लिख देता हूं। अब एफ ऑफ वाई किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ वाई की जगह मैं क्या लिख देता हूं? एक्स लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो फोग एक्स है वो किसके बराबर आ गया? एक्स के बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि जो फोग फंक्शन है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। ये चीज हमने प्रूफ कर दी, खत्म कहानी। ठीक इसी तरीके से अब मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? गोफ की वैल्यू निकाल लूंगा भैया। तो गोफ ऑफ वाई है ना, गोफ ऑफ वाई किसके बराबर दिखाना है अपने को? वाई के बराबर दिखाना है, अपने आप ही हो जाएगा। कैसे? गोफ को कैसे लिख सकता हूँ? जी ऑफ एफ वाई ऐसे लिख सकता हूँ। अब एफ ऑफ वाई किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, एफ ऑफ वाई की जगह एक्स लिख सकता हूँ। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है, तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? वाई लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा कि जो गोफ फंक्शन है उसके अंदर जो मैंने ढाला उसने वही रिटर्न किया। इसका मतलब गोफ फंक्शन भी हमारा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है भैया जी। हो गया प्रूफ। इस तरीके से अपने प्रूफ कर लिया भैया, समझ रहे हो? हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया। फोक फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन दिखा दिया, गोफ फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन दिखा दिया। ऐसे करना था। लॉजिक से चलोगे ना तो सब चीज आसान लगेगा। वापिस समझो, हमें कुछ एक बातें दे रखी थी, हमें दिखाना था कि जो फोक एक्स है ये एक्स के बराबर है, गोफ वाई वाई के बराबर है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि यार फोक फंक्शन के फोक के अंदर मैं क्या चीज ढाल सकता हूँ। आपने कहा कि फोक के अंदर आप वो चीज ढाल सकते हो जो इस जी के अंदर ढाल जा सकती है। फिर हमने देखा कि यार जी फंक्शन के अंदर तो मैं बी सेट का कोई भी एलिमेंट ढाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक्स एलिमेंट मान लिया जो कि बी सेट का था, बी सेट का कोई एक एलिमेंट मान लिया एक्स। ठीक है, ठीक है सर। अब बी सेट का कोई एलिमेंट अगर एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है जी 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 फंक्शन में इस एक्स की कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो मैंने मान लिया कि जी फंक्शन में इस एक्स की इमेज वाई बन रही है। बस यहीं तक अपने को करना था, बाकी तो अपने आप ही हो गया। ठीक है ना, बाकी तो अपने आप ही हुआ है। कैसे? जी ऑफ एक्स अगर वाई के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ वाई एक्स के बराबर होगा। ये तो अपने आप ही आ गया, हमें पता ही था स्टार्टिंग से, है ना, क्योंकि दो फंक्शन अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो जी के अंदर अगर एक्स की इमेज वाई बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है एफ के अंदर वाई की इमेज एक्स बनेगी। तो ये चीज तो अपने आप ही आ गई। फिर मुझे इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली जो कि ये आई। तो हमने कह दिया कि भैया ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक इसी तरीके से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली जो कि ये आई, तो इसलिए इसलिए मैंने कह दिया कि भैया ये आइडेंटिटी फंक्शन है। होगा काम। इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है ना, ऐसे करनी थी। ठीक है, इसके अलावा 3 थ्योरम्स और हैं, उनको मैं आज नहीं कराऊंगा, उनको मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो आज आपको डीपीपी कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि थ्योरम्स थी ना, है ना। अच्छा एक एक बात और बता देता हूँ, ये जो थ्योरम्स है ये इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, है ना। ये थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका प्रूफ ऐसे एग्जाम में बहुत कम चांसेस है पूछा जा सके, लेकिन फिर भी हमने अपने ज्ञान के लिए इन थ्योरम्स को करा है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर समझ में आ गया, है ना। समझ में नहीं आया तब भी मुझे बताइएगा। ठीक है, ये जो थ्योरम है ना, ये हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, 2-3 बार देखने पर समझ में आए। इस बात को मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।